मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में मानव श्वसन तंत्र की बात की थी और मानव श्वसन तंत्र में जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि हमने ऊपरी और निचले श्वसन अंगों की बातें की थी और फिर हमने श्वसन तंत्र में यानी मैंने फेफड़ों के डायग्राम की बात की थी। डायग्राम हमने लास्ट क्लास तक बना लिया था, लेकिन उसके समझने की और उनकी मैकेनिज्म की बातें हमने लास्ट क्लास में नहीं की थी। आज हम उनसे आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिएगा, लास्ट हमने यही बात की थी कि नासा छिद्र से मुख गुहा से नासा छिद्र, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, स्वरी अंतर, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रेंक्यूल, श्वसनी ब्रेंक्यूल और वायु कूपिका से होता हुआ श्वसन की प्रक्रियाएं होती है। अब देखिएगा, ये जो ऊपरी श्वसन वाला भाग था ये थोड़ा अपना इस क्षेत्र से क्या होता है, अपर होता है, इसलिए इसको अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन उससे नीचे वाले भाग की, अब श्वास नली की देखो, मैं समझा रहा हूँ, लिखवा अभी नहीं रहा हूँ, लिखवा दूंगा आपको अच्छी तरीके से। अब ये श्वास नली वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये एक श्वास नली के संदर्भ में, और फिर नीचे जाकर श्वास नली दो वी के आकार में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और ये वी के आकार में जो डिवाइड होती है उसका नाम क्या हो गया, ब्रोंकाई। क्या नाम हो गया, ब्रोंकाई। इसको अपन श्वसनी भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, श्वसनी। ठीक है। अब ये श्वसनी जो ब्रोंकाई थी, ये श्वसनी क्या करती है, पुनः जाकर फेफड़ों के अंदर जाकर क्या करती है, विभक्त हो जाती है। अब बात पूछ ले आपके कि मानव में फेफड़ों की संख्या तो एक जोड़ी या फिर दो, उपस्थिति पूछ ले, ये चीजें सारी मैं लिखवाऊंगा आपको। उपस्थिति पूछ ले तो आपको ये बताना होगा कि उपस्थिति में वक्षीय भाग में, रिब केज के अंदर या पसली पंजर के भीतर, जो रिब केज होता है अपना, पसलियों का जो ढांचा होता है, उस पसलियों के ढांचे में, और पसलियों की अगर संख्या पूछे तो दोनों और 12-12 यानी मैं कह सकता हूं कि 24 होती है। अपना चाहे हार्ट है चाहे अपना लंग है, ये दोनों कहाँ होते हैं भाई, पसली पंजर के बीच में पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि ये एक जो होती है ये उपास्थल संरचनाएं होती है, ठीक है। और इनकी जो भीतरी दीवार होती है ना, ये काफ़ी, देखिएगा, ये इस प्रकार की श्वास नली का मैं थोड़ा सा आपके साथ जिक्र और करता हूँ। ये इसकी जो अंदर की सबसे भीतरी जो दीवार होती है वो इस प्रकार से लहरदार होती है, और ये बहुत ही श्लेष्मा युक्त, काफ़ी लचीली कहा जा सकता है इसमें। और जब ये सूख जाती है या फिर इनमें म्यूकस की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि ये आपस में चिपकना प्रारंभ कर देती है। और जब ये दोनों आपस में सिचुएशन अगर ऐसी डेवलप हो गई कि दोनों चिपक गई तो अपने में श्वास में दिक्कत हो जाती है। और ऐसी कंडीशन जो होती है वो अपन माना जा सकता है कि भोजन के बिना 1-2 दिन अपन निकाल सकते हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया में 1 मिनट भी अगर बाधित हो जाए तो भी हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है तो वो मृत्यु को वरण या फिर किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होता है। ऐसी सिचुएशन को बंद करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए कुदरत ने भी अपने साथ कुछ अच्छा करिश्मा किया है, और उसमें यह है कि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, उपास्थल संरचनाएं होती है। और इसको क्या करते हैं, इस तरफ वाला है तो वो उस तरफ खींचता है और इस तरफ वाला इस तरफ खींचता है, और दोनों एक जगह पर इनको क्या करते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं। वलय होती है ये पूरी, लेकिन आपको डायग्राम में केवल 2 ही क्षेत्र दिखाई देंगे, इधर और इधर। मैंने डॉट डॉट से कोशिश की है इसको ऊपर से आवृत करने की, क्लियर है। अब उसके बाद जो आता है वो नीचे 2 भागों में विभक्त हो जाता है। दोनों भाग क्या कहलाते हैं, आपके ब्रोंकाई कहलाते हैं। ब्रोंकाई दोनों, जो यहाँ से एयर आई थी यानी O2 जो आई थी उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, प्रत्येक में अलग अलग। अब ये जो दायां भाग होता है, इस भाग का जो फेफड़े का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा क्या होता है, कैपिटल होता है। किसकी अपेक्षा, बाएं भाग की अपेक्षा।
क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डिवाइडेशन होता है वो क्या होता है, 3 भागों में होता है, और उसका डिवाइडेशन जो होता है वो 2 भागों में होता है। ये एक जनरल कैरेक्टर है जो अपने को जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, हल्का झुकाव भी होता है, डायफ्राम पर ये टिका रहता है। जब ये डायफ्राम अंदर की ओर होता है, यानी डायफ्राम अंदर की ओर होता है, तो फेफड़ों में क्या आता है, दबाव आता है। दबाव आने की सिचुएशन में क्या करते हैं, श्वास बाहर की ओर जाती है। और जब ये सीधी अवस्था में आता है तो उसमें क्या आती है, गैस अंदर आती है और ये फेफड़े फूलते हैं। और जैसे ही ये वापस ऊपर की ओर हुआ तो ये फेफड़े में क्या होगा, संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो यहाँ से वायु कहाँ जाएगी, यहाँ तक, यहाँ से वायु यहाँ तक, यहाँ से वायु यहाँ तक, यहाँ से एक होकर पुनः ऊपरी मार्ग से होती हुई श्वसन से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यानी मैं ये कह दूं कि सबसे पहले नासा छिद्र, 2 कंडीशन बनती है अपने कि एक तो अपन नाक के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, नाक के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि अपन नासा छिद्र बंद कर देते हैं। कई बार अपन ने देखा भी है, मजाक मजाक में भी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, नाक को बंद कर देते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिक अपना मुंह खुलने की कोशिश करता है, और मुंह खोलते हैं तो भी अपन श्वसन की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन एक स्वस्थ प्राणी को नासा छिद्र के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया करनी चाहिए। आपसे पूछ ले क्यों? क्योंकि नासा छिद्र में क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। नासा जो वेश में होता है, यानी नासा गुहा होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। साथ ही साथ श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि क्योंकि हम वातावरण से क्या करते हैं, वायु प्राप्त करते हैं। वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं, वातावरण से प्राप्त करते हैं। और वातावरण से जब वायु प्राप्त करते हैं तो उसका एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है। जो तापमान होता है, वातावरण की बात करूं तो उसका जो वातावरणीय वायु का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा भिन्न होता है, और अपने शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, भिन्न होता है। और इसको शरीर के अनुकूल बनाने के लिए नासावेश में क्या पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जिन्हें श्लेष्मा ग्रंथियां कहते हैं अपन। और रोम होते हैं जो बाहरी अशुद्धियां जो आती है, जिसमें कुछ छोटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का कूड़ा करकट हो सकता है, छोटे धूल के कण हो सकते हैं। ये जो चीज़ होती है, इनको जो नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं, ये रोम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर शरीर में प्रविष्ट नहीं होने देते। लेकिन जनरली तौर पर हम नासा छिद्र से ही करते हैं, और कभी कभार अपन क्या करते हैं, मुख गुहा से भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। और जैसे ही ये वायु ग्रसनी से होती हुई स्वर यंत्र या घाटी ढक्कन से होकर निकलती है, उस समय क्या होती है, स्वर यंत्र की उपास्थियों से क्या होती है, स्पर्श होती है। और स्पर्श होती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है भाई, उनके साथ स्वर उत्पन्न होता है, और जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, ध्वनि को देखते हैं। क्लियर हो गया होगा? मेरे हिसाब से कोई बात नहीं रही होगी। अब बात मैं करता हूँ, श्वसन जो है, श्वसन को 2 प्रक्रियाओं में बांटा। यहाँ से बाद में आगे क्या होता है ये भी आपसे समझ लेना चाहिए। मान लीजिएगा यहाँ O2 का क्या हो गया, संग्रहण हो गया। क्या हो गया, O2 का संग्रहण हो गया। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर, यानी बाह्य फुफ्फुसा आवरण जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। क्या होता है भाई, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ पर बात करूँ तो ये रुधिर वाहिकाएं कौन सी हो सकती हैं? जब हम रक्त परिसंचरण की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के पास जाता है। अशुद्ध रुधिर जो होता है वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों के पास जाता है, और वो कहाँ से निकलेगा भाई, नीले से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, नीले से। लेकिन वो कौन सी, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ पर पहुँचता है भाई, फेफड़ों तक पहुँचता है। अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा अपने शरीर के लिए काम का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें क्या मिली होती है, CO2 मिली होती है, और जबकि अपने को रिक्वायर्ड क्या होती है, O2 की। वो रुधिर यहाँ पर पहुँचता है दोनों ओर फेफड़ों पर, और यहाँ पर बीच में क्या है, फ्लूइड। ये पारदर्शी द्रव होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। और ये पारदर्शी जो द्रव होता है, ये क्या करता है, प्रसरण की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। प्रसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर किसी पारगम्य झिल्ली के द्वारा
अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है उसके द्वारा विसरण और प्रसरण दोनों एक ही चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की रिक्वायर्ड होती है और विसरण में जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता रहता है। और अगर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। और प्रसरण के द्वारा क्या होती है, O2 उच्च सांद्रता, यानी यहाँ पर वायु कुपिका में जो O2 का रेशियो रहता है वो होता है 45%, कितना होता है 45%। और CO2 का जो रेशियो रहता है वो होता है 40%, कितना होता है 40%। और जो बाहर की ओर जो रुधिर है, रुधिर में O2 का रेशियो जो रहता है वो होता है 40% और CO2 का जो रेशियो होता है वो होता है 45%। तो दोनों का अपोजिशन डायरेक्शन हो रहा है। O2 यहाँ पर कितनी है 45 और यहाँ पर कितनी 40, और CO2 का रेशियो कितना 40 और यहाँ पर कितना 45। तो ऑब्जर्वली ये बात कही जा सकती है कि प्रसरण के द्वारा 45 किधर जाएगा, 40 की ओर जाएगा, और 45 जो है वो किस तरफ आएगा, 40 की ओर आएगा। और अपने को यही चाहिए कि O2 तो कहाँ चाहिए, बाहर चाहिए, और CO2 कहाँ चाहिए, अंदर। जैसे ही यहाँ पर CO2 आई, CO2 इसके माध्यम से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, और यहाँ से होते हुए वहाँ क्या जाएगी, नासा छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका दिमाग ये भी कहता होगा कि यहाँ रुधिर में अगर आपके साथ O2 मिल गई तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद जो होगा वो आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आंतरिक श्वसन की। अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये बाह्य श्वसन है, क्या है, बाह्यतर। वायु कुपिका तक अगर वो आ रही है, O2 है चाहे CO2 है, चाहे आ रही है चाहे जा रही है, ये क्या कहलाएगी, आपकी बाह्य श्वसन कहलाएगी। आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि यहाँ जो O2 आई थी वो कहाँ, रुधिर के साथ मिलकर कहाँ जाएगी भाई, कोशिका, कहाँ जाएगी, कोशिका तक। तो ये मिलेगी तो क्या कहलाएगी, अगर ये रुधिर के साथ मिलती है, O2 क्या होती है, रुधिर के साथ मिलती है तो मिलकर बनाती है एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता कहाँ पर है, कोशिकांग में, और कोशिकांग में भी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या करता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकरण के फॉर्मेशन में, ये कभी अपन बहुत डिटेल में जब पढ़ा जाएगा, जब आप 12th या 11th में बायोलॉजी के संदर्भ में बात करेंगे कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनॉक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ऑक्सी श्वसन कहलाता है। मानव में ऑक्सी श्वसन होता है। अनॉक्सी श्वसन उस कंडीशन में होता है जिस समय अपने श्वसन की प्रक्रिया में थोड़ी कमी हो जाती है, या श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का क्या नहीं हो पाता है, पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको आलस्य बना रहता है। आलस्य बनने की क्रिया में होता क्या है कि आप श्वसन प्रक्रिया में पूरा रूप नहीं लेते हैं, और जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपको उबासी आती रहती है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो होता है अपने पसलियों में या फिर हड्डियों में या फिर मांसपेशियों में जम हो जाता है, और जिसके कारण अपने को सुस्ती महसूस होती है। ये चीज़ें हम कभी फिर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसी चीज़ पर आते हैं पुनः लौट कर, कि यहाँ रुधिर में आया, रुधिर में आते ही ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका तक जाएगा, और कोशिका में जाकर वो ऑक्सीश्वसन की क्रिया के द्वारा वो क्या करेगा भाई, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा। और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा तो उसको ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होगी, और साथ ही साथ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में। और ये CO2 में जो कन्वर्ट ऑक्सीजन हुई थी, ये CO2 वाली वापस किस में मिलेगी, रुधिर में। और रुधिर के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। क्या करेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर, जिसे अपन अशुद्ध रुधिर की श्रेणी में लेंगे, वो रुधिर वापस कहाँ आएगा, हृदय में। और हृदय से होता हुआ पुनः कहाँ आएगा, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ पर आएगा, फेफड़ों के किनारे। और फेफड़ों के किनारे आते ही वापस वो क्या,
40 और 45 वाला रेशियो बनेगा, और 45 और 40 वाला रेशियो के कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्टेशन हो जाएगा, यानी प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे का आदान प्रदान। अब CO2 का रेशियो यहाँ डेवलप हो गया तो ये CO2 वापस चली जाएगी कहाँ, बाहर की ओर, और O2 का रेशियो अगर ज़्यादा है यहाँ तो ये किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ। और ये मैकेनिज्म अपनी श्वसन की प्रक्रिया में लगातार होती रहती है, और इसमें बाधित जब होती है, जब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो भाग है, यानी मैं कह दूं फुफ्फुस आवरण द्रव्य की पारदर्शिता पर डिपेंड करता है। ये जितना पारदर्शी होगा उतना ये बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होगी, और जितना कम पारदर्शी होगा उतना ही ये क्या करता है, दिक्कत करता है। तो ये किन लोगों में ऐसा देखा जाता है, जो धूम्रपान का, स्मोकिंग का जो प्रयोग करते हैं, उन लोगों में ये क्या होती है भाई, पारदर्शिता कम हो जाती है। जिसे आपने देखा होगा कई बार आपकी टीवी में ये ऐड भी आता होगा, डार, फेफड़ों को निचोड़ कर काला द्रव निकाला जाता है, डार सुना होगा आपने। ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन धूम्रपान के कारण जो कार्बन की मात्राएं होती है वो इसके साथ अटैच हो जाती है, और वो क्या होता है, ब्लर कलर का हो जाता है, जिसे हम डार्क की श्रेणी में भी लेते हैं। ये सारी बातें थी। अब मैं बात लैंग्वेज पर आता हूँ। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं श्वसन के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं श्वसन के प्रकार। नोट लगाकर आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मानव में श्वसन की प्रक्रिया सामान्यतः ऑक्सीश्वसन के रूप में होती है। और अगर ऑक्सीश्वसन के रूप में कुछ कमी रहती है तो आपको पता ही है, जिनमें श्वसन की प्रक्रिया कमजोर होती है उनको आलस्य का रूप लेते हैं। क्यों लेते हैं आलस्य का रूप, मैंने अभी बताया था कि मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन की अनुपस्थिति में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप अपने घर पे भी कुछ खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसके कारण अपने में क्या आती है, सुस्ती। उनको खाने के तुरंत बाद अपने को क्या नींद जैसा अनुभव होता है और अपने को नींद लेनी पड़ती है। ऐसे ही अपने मांसपेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, जिस कारण अपने शरीर में क्या रहती है, सुस्ती बनी रहती है। अब बात करता हूँ मैं श्वसन के प्रकार को लेकर। तो श्वसन जो होता है जनरली मानव में दो प्रकार की श्वसन प्रक्रिया का प्रकार है। ये श्वसन तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन श्वसन प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला जो प्रकार रहेगा आपका वो रहेगा बाह्य श्वसन, और दूसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आंतरिक श्वसन। पहला रहेगा बाह्य श्वसन और दूसरा रहेगा आंतरिक श्वसन। अपन बात शुरुआत हेडिंग की करते हैं बाह्य श्वसन के साथ। हेडिंग लगा दीजिएगा बाह्य श्वसन। हेडिंग लगा दीजिएगा बाह्य श्वसन। लिख सकते हैं वातावरणीय वायु, वायु का मतलब O2 से है। इसके अलावा भी वायु में होता है वातावरण में, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वायु का मतलब यहाँ O2 से है। वातावरणीय वायु नासा छिद्र के माध्यम से होती हुई, नासा छिद्र के माध्यम से होती हुई वायु कूपिकाओं
वायु कोशिकाओं तक पहुंचती है और आंतरिक श्वसन से प्राप्त CO2 वायु कोशिकाओं से नासा छिद्र के माध्यम से वायु कोशिकाओं से नासा छिद्र तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन संपूर्ण एक्टिविटी जो भी होती है, संपूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन बाह्य श्वसन कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि O2 जो वातावरण में उपस्थित O2 है वो नासा छिद्र से होते हुए कहाँ तक पहुँचे, वायु कोशिका तक पहुँचे, और वायु कोशिका में जो आंतरिक श्वसन के द्वारा CO2 प्राप्त हुई थी उस CO2 का पुनः कहाँ तक पहुँचना भाई, नासा छिद्र तक पहुँचने की जो एक्टिविटी होती है या फिर जो प्रक्रियाएं होती है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। क्लियर है? बस इतना ही ध्यान रखना कि O2 का कहाँ तक, वायु कोशिकाओं तक, और वायु कोशिकाओं से CO2 का पुनः कहाँ तक, नासा छिद्र तक। ये भाग जो कहलाता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है। अब बात करेंगे अपन आंतरिक श्वसन की। अगर आपसे इनके बारे में कोई फॉलो आरेख पूछ ले तो ये ध्यान रखना, नासा छिद्र, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाह्य श्वसन का फॉलो आरेख बताइए। नासा छिद्र, नासा छिद्र से क्या हुआ, नासा गुहा, या फिर आपसे पूछ ले O2 का परिवहन बताइए, नासा गुहा से क्या बनता भाई, आगे मुख गुहा, मुख गुहा से कहाँ पर, ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ पर, ग्रसनी से स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से कहाँ पर, श्वास नली, ब्रोंकाई ब्रेंक्यूल होते हुए कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, वायु कोशिका तक, बीच में है वो सारे। यहाँ तक की बात। O2 का परिवहन पूछे तो इस रूप में कर देना ये एरो, ठीक है। और CO2 का परिवहन पूछे तो CO2 का परिवहन अपोजिशन डायरेक्शन को दर्शा देना। O2 का परिवहन ऊपर से दर्शाया जाए और CO2 का वापस रिवर्स कर देना। किसकी बात कर रहे हैं पर बाह्य श्वसन की। यहाँ तक का जो परिवहन होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन की बात के अंतर्गत आएगा। तो हेडिंग लगती है अपनी दूसरी, आंतरिक श्वसन। मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया था कि आंतरिक श्वसन क्या होता है कि वायु कोशिका से जो O2 वायु कोशिका में थी वो रुधिर वाहिकाओं में मिलती है जो बाहर की ओर उपस्थित है, और वहाँ से ये संबंधित कोशिकांग या कोशिका तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आती है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, आंतरिक श्वसन की कर रहे हैं। रुधिर वाहिनियों में उपस्थित O2 का कोशिकाओं तक पहुंचना एवं कोशिकाओं में
भोज्य या भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निर्मित CO2 का पुनः रुधिर के माध्यम से वायुकूपिकाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन आंतरिक श्वसन के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें भी आपसे फॉलो आरेख की बात करें तो देखो, रुधिर वाहिकाओं में मिलता है O2 तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है और उसके साथ क्या बनता है? ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन संबंधित ऑर्गन तक जाएगा और ऑर्गन में जो भोज्य पदार्थ है उनका क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकरण के माध्यम से क्या बनेगा? CO2, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? ATP, एनर्जी जो मिलती है अपने को, ATP का निर्माण होता है। उस समय CO2 भी साथ में मुक्त होती है। ये CO2 वापस किसके साथ अटैच होती है भाई? रुधिर वाहिकाओं में। रुधिर वाहिकाओं में क्या है भाई? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी तो ये पुनः क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस रुधिर वाहिकाओं के साथ होती हुई कहाँ पर पहुंचेगी? लंग्स के पास, और लंग्स के पास प्रासरण की विधि के द्वारा पुनः क्या करेगी? वायुकूपिका में चली जाएगी, और वायुकूपिका से पुनः वापस ऊपर वाला भाग जो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है वो संपन्न होगा। यानी अपन कहते हैं कि मानव की जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होती है, एक तो आंतरिक श्वसन और दूसरा बाह्य श्वसन। मेरे हिसाब से ये बातें आपके साथ क्लियर हुई होगी। अब इसके अलावा एक श्वसन मांसपेशियों का भी जिक्र आता है इसमें, उसका भी कुछ भाग या फिर उनकी भी कुछ सहायता होती है। छोटा सा टॉपिक और है अपने पास, इसकी भी बात कर लेते हैं। श्वसन मांसपेशी। श्वसन मांसपेशी में मुख्य जो रोल रहता है वो डायफ्राम का रहता है। तनुपट, जिसका नाम हमने अभी आपके डायग्राम के साथ बात की थी। जब तनुपट में खिंचाव होता है तो O2 का फेफड़ों में भराव होता है। श्वसन मांसपेशियां, ये पूछा जा सकता है, श्वसन मांसपेशियां, और श्वसन मांसपेशियां में डायफ्राम सबसे मोस्ट है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो डायफ्राम में क्या होता है? जब डायफ्राम शिथिल अवस्था में, यानी एक स्ट्रेट पोजीशन में या सीधी अवस्था में होता है, उस समय तो वायुकूपिकाओं में O2 का समावेश होता है। और जब ये इस प्रकार की अवस्था में, ये सीधा ना होकर किस अवस्था में, इस प्रकार की अवस्था में आता है, तो उस स्थिति में जो वायु होती है फेफड़ों में वो क्या होती है? बाहर निकलना प्रारंभ करती है, दबाव उत्पन्न होता है। ये एक निरंतर कार्य होता रहता है डायफ्राम का, और इसकी मैकेनिज्म अपने 10th के लेवल में है नहीं इतनी, बस इतना ही ध्यान रखना। श्वसन मांसपेशी पूछे तो क्या होती है भाई? डायफ्राम होती है। अगर ये सीधी स्ट्रेट पोजीशन में है तो जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों में क्या होता है? O2 का जमाव होता है, और अगर संकुचन होता है या फिर घुमाव विकृतीकरण आता है तो उस स्थिति में क्या होता है? O2 बाहर की ओर निकलती है। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आई होगी। यहाँ पर अपन श्वसन तंत्र को पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।